गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोग के बीच मैथ का फर्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं और आप लोग इस वीडियो से कोई भी लाभ उठा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखकर जो भी बच्चे अपने 10th एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आप लोगों के बीच मेंसुरेशन क्षेत्र मिति बिहार बोर्ड के लिए क्षेत्र मिति लेकर आ रहा हूं, जो आपके इस बोर्ड के द्वारा टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या है देखेंगे। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, तो मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का इंग्लिश जो होता है वो मेंसुरेशन होता है, जो मेंसुरेशिया से लिया गया है, जो मेंसुरेशियो से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है, अर्थ होता है मेजर। इसका अर्थ होता है मेजर। मेजर का हिंदी होता है माप। मेजर का हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? माप बोलते हैं। तो क्षेत्र मिति भी जो है दो संस्कृत वर्ड क्षेत्र और मिति से लिया गया है। क्षेत्र का अर्थ होता है भूमि, पृथ्वी, भूखंड, और मिति का मतलब होता है माप, मापन। यानी क्षेत्र मिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि की माप। तो भूमि की माप, तो भूमि में हम बहुत सारे ऐसे टुकड़े देखे होंगे। आप लोग बहुत सारे ऐसे खेत देखे होंगे या घर देखे होंगे कि कुछ ऐसे घर होते हैं जिनका लंबाई और चौड़ाई सेम होता है। किन्हीं का घर ऐसा होता है कि जिनका लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। कुछ के ऐसे भी घर होते हैं जो आगे फ्रंट से कम होते हैं और पीछे से चौड़ाई ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से। तो आप लोग बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों को जानते हैं और इन्हीं आकृतियों में हम लोग लंबाई, चौड़ाई, एल, बी, डायगोनल माने विकर्ण, परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन के मापों का अध्ययन करते हैं। तो गणित के इस ब्रांच को हम मैथमेटिक्स कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। गणित के इस भाग को हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विकर्ण, क्षेत्रफल, परिमिति, आयतन etc के मापों का अध्ययन करते हैं। तो गणित के इस शाखा को हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। तो गणित के इस शाखा को हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन के मापों का अध्ययन करते हैं। तो गणित के इस शाखा को हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। चलिए तो हम क्षेत्रमिति के कुछ तथ्य के बारे में पहले जान लें जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें गलती क्या कर बैठते हैं कि वह यूनिट देना गलत कर लेते हैं। यहाँ यूनिट, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, परिमिति, परिधि, विकर्ण, इन सब का यूनिट मात्रक इकाई होता है। इन सब का मात्रक क्या होता है? इकाई होता है। जैसे सेंटीमीटर,
मीटर, किलोमीटर, etc. इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग लिखते हैं वर्ग सेमी। सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किमी, किलोमीटर। और आयतन का मात्रक, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मात्रक आपका होता है घन इकाई। और वॉल्यूम, आयतन का मात्रक आपका होता है घन इकाई। आयतन का यहाँ देख रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, परिमिति, परिधि, विकर्ण, इन सब का मात्रक इकाई होता है। सब का मात्रक इकाई होता है। यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। यहाँ आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। घन इकाई में हम लोग क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेमी। मीटर क्यूब, घन मीटर। देखिए, चलिए आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। अब हम कुछ तथ्यों को जानेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा परिमिति, पेरीमीटर। देखिए परिमिति क्या होता है? कहता है कोई भी ज्यामितीय संरचना, तो यहाँ पर हम ABCD एक चतुर्भुज लिए हैं, तो ABCD एक चतुर्भुज है और यह एक ज्यामितीय संरचना है। तो कोई भी ज्यामितीय आकृति जिन सरल रेखा खंडों से घिरी होती है, उन सरल रेखा खंडों की लंबाइयों के मापों का योग परिमिति कहलाता है। जैसे इस चतुर्भुज का अगर परिमिति हमको निकालना हो, चतुर्भुज की परिमिति, तो परिमिति आपका क्या होता है? तो परिमिति हो जाएगा, तो इसमें टोटल कितने रेखाखंड है? 4 रेखाखंड है। फर्स्ट है आपका AB, सेकंड है BC, थर्ड है आपका DC और फोर्थ आपका क्या है? AD। तो इन चारों के लंबाइयों का योग ही परिमिति होगा। एक ट्रायंगल, त्रिभुज ABC, इसका हमको परिमिति निकालना है। क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC, ये त्रिभुज की परिमिति है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर एक फिगर दिया हुआ है, ये हो गया ABCDEF दिया हुआ है, इसका परिमिति निकालना है। तो ये टोटल कितने रेखाखंडों से घिरी है? तो ये टोटल 3 रेखाखंडों से घिरी है टोटल। तो फर्स्ट AB, BC, DC, ED, FD, EF और AF, तो इन सब का सम कर देंगे, जोड़ देंगे। AB प्लस BC प्लस DC प्लस ED प्लस EF प्लस EF, इन सब को जोड़ देंगे, ये परिमिति होगा। परिमिति क्या है? तो कहता है वैसी ज्यामितीय संरचना जिन सरल रेखा खंडों से घिरी होती है, उन सरल रेखा खंडों की लंबाइयों के मापों का योग परिमिति कहलाता है।
जिसकी मात्रक इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहता है कि धरातल पर कोई भी वस्तु जितना स्थान छेदती है उस स्थान के माप को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ABCD हम एक ट्रायंगल ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए, और यह टोटल कितने जगह छेकी हुई है? ये जगह छेकी हुई है। यही एरिया इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। ये एक हम क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज ले लिए ABCD, और इन सभी को क्या करेंगे? इनके ये इतना जगह छेका हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। कोई भी वस्तु समतल सतह पर जितना स्थान छेकती है, जैसे आप लोग देख रहे हैं एक बॉक्स है, तो ये समतल सतह पर जितना स्थान, तो ये समतल सतह पर तो इतना स्थान छेक रही है, तो ये जो स्थान छेक रही है इस स्थान के माप को हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे। इसका ये क्षेत्रफल। लेकिन अगर वायुमंडल में ये वस्तु जितना स्थान छेकी हुई है तो ये पूरा इसका ये आयतन बन जाएगा। वायुमंडल में कोई वस्तु जितना स्थान छेकती है उस स्थान के माप को हम लोग आयतन कहते हैं। तो देखिए आयतन में देख लेते हैं। जैसे हम एक पासे को ले लेते हैं, तो ये पूरा जितना स्थान छेक रहा है इस स्थान के माप को हम लोग आयतन कहेंगे। इस स्थान के माप को हम लोग आयतन कहेंगे। वायुमंडल में कोई वस्तु जितना स्थान छेकती है उस स्थान के माप को हम लोग आयतन कहते हैं। और समतल सतह पर कोई वस्तु जितना स्थान छेकती है उस स्थान के माप को हम लोग एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं AR से, और आयतन को हम लोग डिनोट करते हैं V से। आयतन को हम लोग सूचित करते हैं V से, और एरिया को, जैसे ट्रायंगल है तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, यानी त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है त्रिभुज, विकर्ण। एक विकर्ण बच गया है, देख लीजिए, डायगोनल। जिसको हम लोग सूचित करते हैं D से। डायगोनल को सूचित करते हैं D से। विकर्ण डायगोनल को सूचित करेंगे D से। चलिए हम एक फिगर ले लेते हैं। ABCD एक फिगर ले लिए। ABCD एक हमारा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें किसी एक शीर्ष पर हम हाथ रखें, मान लेते हैं को चुने, तो कहता है कि दो शीर्षों को मिलाने वाली, जो आसन्न शीर्ष ना हो, आसन्न शीर्ष का मतलब होता है इसके ठीक अगल बगल वाले, तो एक के अगल बगल वाला शीर्ष कौन है? B है और D है। तो एक आसन्न शीर्ष हो जाएगा आपका B और D हो जाएगा। तो B और D को छोड़ दीजिए, क्या बचा आपका? C। तो C से मिला दिए, ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल। कहता है विकर्ण क्या है? तो कहता है किसी ज्यामितीय संरचना में दो शीर्षों जो आसन्न शीर्ष ना हो, एक क्वेश्चन में लिख लेंगे। किसी ज्यामितीय संरचना में दो शीर्षों जो आसन्न शीर्ष ना हो को मिलाने वाली सीधी सरल रेखाखंड को हम लोग विकर्ण कहते हैं। हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ A जो है तो आसन्न शीर्ष B हो गए और D हो गए। तो B और D तो इसके आसन्न शीर्ष है, तो आसन्न शीर्ष को तो हमको लेना नहीं है। तो आसन्न शीर्ष कौन नहीं है? तो C नहीं है। तो A को C से मिला दिए, तो ये हमारा विकर्ण हो गया। B पर अगर हाथ रखें हम, B पर, तो B
तो ए और सी हमारा आसन्न शीर्ष होगा बी का, तो कौन आसन्न नहीं है, डी है। तो इसका मतलब चतुर्भुज में टोटल कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे। चतुर्भुज में टोटल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2। उसी प्रकार से अगर एक हम ट्रायंगल ले लें तो ट्रायंगल में कितने विकर्ण होंगे, तो ए बी सी डी। तो यहाँ पर अगर हम हाथ रखते हैं तो बी का आसन्न शीर्ष सी भी है और ए भी है, तो इसमें तो अदर कोई बिना आसन्न वाले शीर्ष है ही नहीं, यानी इसमें कोई विकर्ण नहीं होते हैं, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं। एक और ले लेते हैं हम फिगर। चलिए, ये हो गया आपका ए बी सी डी ई। अब इसमें टोटल कितने विकर्ण होंगे, तो यहाँ हम ए पर हाथ रख रहे हैं, ए, तब बी और ई तो आपका आसन्न शीर्ष होगा, कहा कि ए के अगल बगल में शीर्ष कौन है, बी है और ई है, तो कौन नहीं है, तो डी और सी। तो ए से हम मिला दिए सी को और ए से मिला दिए डी को। अब तक टोटल 2 विकर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं बी। तो बी का आसन्न शीर्ष कौन कौन है, ए है और सी है, तो कौन कौन नहीं है, डी और ई नहीं है। तो ए डी को मिला दिए और यहाँ ई को, तो 2 विकर्ण और मिल गए हमको, 2 विकर्ण और मिल गए। उसके बाद हम सी पर हाथ रखते हैं, तो डी और बी आपका आसन्न शीर्ष होगा, तो कौन आसन्न नहीं है, ई और ए। तो सी को मिला दिए ई से और सी पहले से ए से मिला हुआ, तब तक हमको टोटल 1 विकर्ण मिला। उसके बाद हम डी पर आते हैं, तो डी पर ई और सी इसके आसन्न शीर्ष हैं, तो आसन्न शीर्ष कौन नहीं है, ए और बी, तो ए और बी से तो दोनों मिला हुआ है। फिर ई पर, तो ई के आसन्न शीर्ष ए होंगे और डी होंगे, तो ए और डी आपके आसन्न शीर्ष हुए, तो कौन आसन्न शीर्ष नहीं है, बी और सी, तो बी और सी से पहले, यानी टोटल आसन्न इसमें शीर्ष विकर्ण हो गए 2 4 और 1 5। टोटल विकर्णों की संख्या 5 हो गई, टोटल विकर्णों की संख्या 5 हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जो हैं त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज के फार्मूला, उसका डेफिनेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज और फार्मूला। चलिए हम यूज कर रहे हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल, एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी। ये आपका हो गया हाइट, ए डी। ये आपका हो गया वर्टेक्स, शीर्ष। देखिए, तो यहाँ आपका भुजा क्या क्या बना, भुजा आपका हो गया ए बी, बी सी और ए सी। शीर्ष क्या क्या हो गए, वर्टेक्स, ये हो गया आपका ए बी और सी। कोण क्या क्या हो गए, एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। चलिए एडी आपका क्या बन रहा है, ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका हो गया एडी एच, ठीक है। चलिए, और बीसी आपका हो गया आधार, यानी बी, बीसी आपका हो गया आधार बी। चलिए, तो यहाँ हम किसी भी त्रिभुज के लिए यूज कर रहे हैं फार्मूला, कोई भी त्रिभुज हो, सूत्र फार्मूला। जैसे हमें पैरामीटर पूछा गया, किसी भी त्रिभुज
की परिमिति। परिमिति तो आप जानते हैं, इसमें जितने भी ये आकृति जिन सरल रेखा खंडों से घिरी है उन सरल रेखा खंडों की लंबाइयों के मापों का योग परिमिति। तो टोटल 3 साइड हैं, 3 से आपको जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई गुने ऊंचाई। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो आधार बराबर हो जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल अब बाटे ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुने क्षेत्रफल अब बाटे आधार। देखिए ये किसी भी त्रिभुज का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, ये फार्मूला हम किसी भी त्रिभुज में यूज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं किसी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 कोण होती है। कोई भी त्रिभुज हो उसमें 3 भुजा होंगे, 3 कोण होंगे, 3 शीर्ष होंगे और 3 भुजाएं होंगी। चलिए आप लोग देख रहे हैं फार्मूला, चलिए एक बार इस फार्मूला को आप देख लीजिए। चलिए त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो पहला होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला को कहा गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सेकंड को कहा गया समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस। थर्ड को कहा गया विषम बाहु त्रिभुज, स्केलनेट ट्रायंगल। और कोण के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज को भी 3 वर्गों में बांटा गया। पहला को कहा गया न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड को कहा गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड को कहा गया अधिक कोण त्रिभुज,
चलिए आप लोग देखिए त्रिभुज के प्रकार। तो फर्स्ट है आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, इक्वालैटरल ट्रायंगल। दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। थर्ड है आपका विषमबाहु त्रिभुज, स्केलनेट ट्रायंगल। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर? कोण के आधार पर त्रिभुज को भी 3 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट है आपका न्यून कोण त्रिभुज, सेकंड है सम कोण त्रिभुज और थर्ड है आपका अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है सम द्विबाहु त्रिभुज और यहाँ एक आया है समकोण त्रिभुज, और इन दोनों को मिलाते हुए एक त्रिभुज का निर्माण किया गया और जिसे कहा गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए तो त्रिभुज का प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया। समबाहु त्रिभुज, इक्वालैटरल ट्रायंगल। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलनेट ट्रायंगल। और कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला है सम कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और यहाँ देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे आवर माय स्टूडेंट। आज के लिए मैथ का क्लास इतना ही पर समाप्त किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल RN मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जैसे ही आप YouTube पर न्यू वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच हमारे वीडियो को पहुंच सके। और हमारे वीडियो को देखने के बाद यूं ही ना छोड़ दें, उन्हें लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, अपने परिवारों और अपने पास पड़ोसियों के तक इस ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन लोग भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें और इस कोरोना काल में ज़रूर उनका भी पढ़ाई पूरा हो सके, ताकि वह बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर का पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा और इस वीडियो को आप अच्छे से और सावधानी पूर्वक पढ़ें। उसके बाद इसका नोट्स भी बनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस करें, ताकि आपके बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए आज मैं इतना ही अपने क्लास को समाप्त करता हूं। चलिए बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय, गुड बाय।